नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8.3 को शुरू करेंगे। चैप्टर 8.3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नज़र डालते हैं। इस चैप्टर से एमसीक्यू में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर में 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है। तो इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। विद्युत परिवहन की क्षमता के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है विद्युत चालक और दूसरा होता है विद्युत अचालक। हम सभी को पता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो होता है विद्युत चालक, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे हम लोग कहते हैं विद्युत अचालक। जैसे लकड़ी, रबड़, ग्लूकोज, मोम, इन सब से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इसीलिए ये एक नॉन कंडक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत विच्छेद। धात्विक चालक का मतलब है कि ये एक ऐसे चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, केवल धातु गर्म हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं धात्विक चालक, जैसे सोना, चांदी, ग्रेफाइट आदि। और दूसरा होता है विद्युत विच्छेद। यौगिक की पिघली हुई या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने से आयनों में पृथक होना विद्युत विच्छेद कहलाता है। यानी कि किसी यौगिक की पिघली हुई या जलीय अवस्था में जब हम लोग करंट पास करेंगे तो जब वो आयन में ब्रेक हो जाएगा तो वो विद्युत विच्छेद का उदाहरण होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaOH, NaCl आदि। इसके बाद ये समझो कि विद्युत अविच्छेद क्या होता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स, उसी तरह एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वे यौगिक जिनकी पिघली हुई अवस्था या जलीय अवस्था से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होना संभव नहीं है उन्हें हम लोग कहते हैं विद्युत अविच्छेद। जैसे चीनी का घोल, पेट्रोल, अल्कोहल आदि। इन सब से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इसीलिए ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का उदाहरण है। ठीक है, अब ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो विद्युत विच्छेद का उदाहरण होते हैं, और जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो विद्युत अविच्छेद का उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है कि पारा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है लेकिन यह आयनों में विभक्त नहीं होता, क्योंकि पारा एक तरल धातु है, इसलिए इसे विद्युत अविच्छेद कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा विद्युत विच्छेद के बारे में। अब विद्युत विच्छेद 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। वे विद्युत विच्छेद जिनका जलीय घोल विद्युत विच्छेदित होकर अधिक आयन उत्पन्न करता है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर HCl, H2SO4, CuSO4 आदि। ठीक है, और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत विच्छेद जिनका जलीय घोल आंशिक रूप से विद्युत विच्छेदित होकर कम आयन उत्पन्न करता है उसे हम लोग कहते हैं दुर्बल विद्युत विच्छेद। जैसे NH4OH, एसिटिक एसिड और H2O। जिस विद्युत विच्छेद में ज़्यादा आयन उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिस विद्युत विच्छेद में कम आयन उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इन दोनों में एग्जाम में डिफरेंस लिखने को आ सकता है, तो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा है, आप लोग इसे बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किसी विद्युत अपघटन के जलीय घोल में विद्युत विश्लेषण के समय द्रव में विद्युत धारा का वाहक कौन होता है। तो इसका आंसर होगा आयन। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है वो आयंस के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि शुद्ध जल में अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से उत्पन्न घोल की विद्युत चालकता शुद्ध जल से अधिक होती है, क्यों। तो देखो इसका आंसर होगा शुद्ध जल में विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदों को मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक तीव्र एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो इसे पूरी तरह से आयनीकृत कर देता है और अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, और यह H+ आयन विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, देखो जो शुद्ध जल होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम लोग उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो वो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड उस शुद्ध जल को पूरी तरह से आयनीकृत कर देता है और अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, और इस H+ आयन के द्वारा ही शुद्ध जल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है,
इसके बाद एक क्वेश्चन है कि विद्युत विश्लेषण में किस प्रकार के विद्युत का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टॉपिक है, इसका डेफिनेशन सब इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक है कि वोल्टामीटर। जिस पात्र में विद्युत विच्छेद पदार्थ के जलीय घोल को रखकर उस पदार्थ का विद्युत विच्छेदन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है। जिस कंटेनर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं उसी कंटेनर को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। ठीक है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोड, विद्युतोद। वोल्टामीटर में जलीय पदार्थ के अंदर सुचालक धातु की दो प्लेटें आंशिक रूप से जलीय पदार्थ में डुबोकर रखी जाती है। इन प्लेटों को हम लोग कहते हैं विद्युतोद, इलेक्ट्रोड। जो कंटेनर होता है वोल्टामीटर, उसके अंदर दो प्लेटें आंशिक रूप से रखी जाती है, यानी कि दो प्लेटों को इस तरह से रखा जाता है। इन दो प्लेटों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड का मतलब है जो विद्युतोद बैटरी के धन ध्रुव से पॉजिटिव पोल से जुड़ा होता है तथा इस विद्युतोद से विद्युत धारा विद्युत विच्छेद में प्रवेश करती है, उसे हम लोग कहते हैं एनोड। ठीक है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस विद्युतोद से विद्युत धारा विद्युत विच्छेद में प्रवेश करती है। ठीक है। और कैथोड का मतलब है जो विद्युतोद बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है तथा इस विद्युतोद से विद्युत धारा विद्युत विच्छेद से निकलकर पुनः बैटरी में वापस चली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं ऋणोद। ठीक है। उसके बाद आवेश युक्त कणों के समूह को हम लोग आयंस कहते हैं। अब आयंस दो प्रकार का होता है, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। वे आयन जो धन विद्युत आवेशित होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं धनायन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो आयंस होंगे ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए Cu++ और Na+। ये जो आयंस होते हैं ये कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं। देखो, जो धनायन होते हैं वो नेगेटिवली, ये जो धनायन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं। जो कैथोड प्लेट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसी कारण जो ये कैटायन है, जो ये धनायन है, ये कैथोड प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऋणायन। वे आयन जो ऋण विद्युत आवेशित होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऋणायन। जैसे OH-Cl-। ऋण आयन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये हमेशा एनोड प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि एनोड प्लेट एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से ये जो एनायन है ये हमेशा एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस एग्जाम्पल की मदद से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पर जो ये कंटेनर दिख रहा है ये है वोल्टामीटर और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का लिक्विड है ये है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग डीसी करंट की मदद से इसका विद्युत विच्छेदन करते हैं, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में ये सब आयंस में विभक्त हो जाते हैं। फिर ये सब आयंस में पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कैटायन और एनायन। ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, कैथोड की ओर जाते हैं। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसी कारण जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैथोड की ओर जाते हैं और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो एनोड की ओर जाते हैं। ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।